तो चलिए बच्चों, आज आपके सामने हमारी इस टेस्ट सीरीज के 6 टेस्ट को आपके सामने जो आपके डाउट्स हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के अंदर उन सबके डाउट्स आपके सामने आज बड़ा रखने शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके अंदर रोटेशन का ये सवाल है बच्चों। तो पहला सवाल जो है आपके सामने वो ये सवाल है, इसके अंदर आपको क्या कह रहा है, सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग हॉरिजॉन्टली विदाउट स्लिपिंग विद स्पीड v एंड इट इज देन, एक हो क्या रहा है हमारे सामने, ये कुछ एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक स्फीयर मेरे बच्चों हमारा प्योर रोल करता हुआ आगे जा रहा है। मतलब जो v है ये मतलब प्योर रोल करता जा रहा है, v हमारा आर ओमेगा के बराबर है और इसके बाद ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसके ऊपर चढ़ेगा जो कि स्मूथ सरफेस है। तो ये जो है ना सारा खेल पलट देता है कि इंक्लाइंड प्लेन जो है मेरे बच्चों वो स्मूथ है। तो मतलब जब ये बेटा हमारा ऊपर चढ़ रहा होगा, मेरी इस बात को आप जरा दिमाग में जरा बिठाइएगा, तो उस वक्त हमारा ओमेगा मेरे बच्चों जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ओमेगा जो रहेगा हमारा ये चेंज नहीं हो रहा होगा। आपकी लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही होगी डेफिनेटली। इनफैक्ट जब आप ऊपर जा रहे हो तो लीनियर वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही होगी, है ना। जैसे हम एक बॉल को जब उछालते हैं, जब मैं एक मार्कर को उछालता हूं तो जब वो ऊपर जा रहा है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी आपकी कम हो रही है, लेकिन ओमेगा हमारा कांस्टेंट होगा। उसका रीजन है कि फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है फ्रिक्शन इज एब्सेंट। आप सोच के देखो, अगर इस बॉल पे अगर मैं फोर्सेस लगाऊं, कौन सी फोर्स लगेगी? एक लगेगी ग्रेविटी और एक लगेगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन। तो ये दोनों फोर्सेस सेंटर से ही पास हो रही हैं, तो टॉर्क अबाउट सेंटर जो है मेरे बच्चों वो जीरो है। तो इसका मतलब जो अल्फा होगा हमारा वो जीरो होगा और हमारा जो ओमेगा होगा मेरे बच्चों वो हमारा कांस्टेंट होगा। तो स्मूथ सरफेस पे ओमेगा चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब सिर्फ जो ट्रांसलेटरी एनर्जी है वही हमारी यूज होगी हाइट को गेन करने में। तो जब हम हाईएस्ट पॉइंट पे चले जाएंगे तो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन ओमेगा रहेगा, ओमेगा कांस्टेंट होगा। तो सिर्फ जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है, बस इतनी सी बात आप याद रखिए, इस पूरी एनर्जी का जो ट्रांसलेटरी वाला पार्ट है हाफ एम वी स्क्वायर, जितनी वो एनर्जी है वही हमारी काइनेटिक जो है सॉरी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर यूज होगी। अगर हमारा यहाँ पे फ्रिक्शन होता और प्योर रोलिंग की कंडीशन वो मेंटेन कर रहा होता, तब मैं लिखता हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। तो यहाँ पे वो वाला सिचुएशन है नहीं, यहाँ पे सिर्फ हमारा जो ट्रांसलेटरी पार्ट है वही आपका यूज होगा हाइट को इंक्रीज करने में। तो आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके हाइट की वैल्यू निकल के आएगी वी स्क्वायर बाय 2g। तो आप यहाँ पे सॉल्व करिए, आपका ये ऑप्शन जो है मेरे बच्चों आंसर निकल आएगा। तो स्मूथ, ये जो वर्ड है ना स्मूथ, इट चेंजेस द कंप्लीट गेम। ये कंप्लीट गेम आपकी चेंज कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मेरे पास बेटा, एक सॉलिड सिलेंडर रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये एक सॉलिड सिलेंडर है, तो ये हमारा रोल कर रहा है, मतलब वी भी है और इसके पास ओमेगा भी है, और आपसे पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ रोटेशनल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा देखिए, सबसे पहले मैं तुझे एक बात बताऊं, टोटल काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी? एक होगी हमारी ट्रांसलेटरी हाफ एम वी स्क्वायर और साथ में आएगा हमारा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और आई जो हम लेंगे मेरे बच्चों याद रखिए, हम लेंगे किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, है ना, क्योंकि रोटेशन हमारी सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो रही है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर आप थोड़ी सी सिंप्लीफाई करें, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, आई होता है हमारा एम आर स्क्वायर बाय 2। अगर आप जानते हैं सॉलिड सिलेंडर है आपका तो डिस्क वाला होगा एम आर स्क्वायर बाय 2, और ओमेगा को आप लिख दो वी बाय आर, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है, वी हमारा आर ओमेगा के बराबर है, तो ओमेगा हमारा आ जाएगा मेरे बच्चों वी बाय आर। तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सिंपली मेरे बच्चों अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आ जाएगा 1/4 एम वी स्क्वायर। तो ट्रांसलेटरी जो टोटल आ जाएगी वो आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 3/4 एम वी स्क्वायर। मुझसे पूछा जा रहा है रेशो ऑफ, मुझसे क्या पूछा जा रहा है? रेशो ऑफ रोटेशनल। तो अगर मैं आपसे पूछूं रोटेशनल और टोटल, तो रोटेशनल हमारी बेटा इतनी आ रही है, ये रोटेशनल थी, सिंप्लीफाई करके हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को, तो ये निकल के आ रही है 1/4 एम वी स्क्वायर। और टोटल मेरे बच्चों हमारी कितनी है? 3/4 एम वी स्क्वायर। सिंपली अगर आप ये रेशियो निकाले, क्लियर कट ये हमारा एम वी स्क्वायर 4 कट गया, 1/3 आंसर निकल आएगा। तो सॉल्व करके हमारा जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज बी बॉम्बे, 1/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सवाल बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने अगर रिजल्ट आपने याद रखा है तो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो बेटा आपके सामने कोई भी अगर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एक इंक्लाइंड प्लेन से अगर रोल करता हुआ नीचे गिर रहा है, तो याद रखिए उसकी जो एक्सेलरेशन होती है मेरे बच्चों ए, उसका फॉर्मूला है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। तो अगर आप ये फॉर्मूला याद रख लेंगे तो आपके लिए बेटा जो चीजें हैं वो बहुत आसान हो जाती हैं। और याद रखिए ये हाईएस्ट एक्सेलरेशन निकल के आती है सॉलिड स्फीयर की, और सबसे लीस्ट निकल के आती है रिंग की। तो कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहले नीचे कौन आएगा, तो जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी वो पहले नीचे आएगा। सॉलिड स्फीयर सबसे पहले आता है, रिंग उसके बाद आती है। ठीक है, तो बाकी अगर आपसे कोई पूछ लिया, यहाँ पे चलो इन्होंने सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर को कंपेयर किया, तो मेरे बच्चों अगर मैं
सॉलिड सिलेंडर की एक्सेलरेशन को ले लूं लेट्स से a1, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी g sin थीटा, अगर मैं उसकी वैल्यू निकालूं अपॉन, अगर मैं यहां पे निकालूं g sin थीटा अपॉन 1 प्लस सॉलिड सिलेंडर के केस में आपका आई जो होगा वो एम आर स्क्वायर बाय 2 होगा, तो एम आर स्क्वायर बाय 2 पुट करोगे तो एम आर स्क्वायर, मेरे बच्चों आप देख पा रहे हो, अगर एम आर स्क्वायर बाय 2 पुट करोगे नीचे एम आर स्क्वायर अलग से है, तो ये इसके साथ कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, तो 1 प्लस 1 बाय 2 अगर आप निकालोगे दिस कम्स आउट टू बी 2 बाय 3 जी साइन थीटा, और अगर आप निकालोगे 2 बाय 3 को तो ये हमारा आ जाएगा 0.67 जी साइन थीटा। ठीक है जी, तो इतनी हमारी बेसिकली निकल के आएगी। ऐसी अगर मैं हॉलो सिलेंडर की बात करूं, तो हॉलो सिलेंडर की अगर आप एक्सेलरेशन निकालें तो मैं यहां लिख देता हूं, उसकी एक्सेलरेशन निकल के आएगी आपकी, हॉलो सिलेंडर का आई होगा एम आर स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा नीचे 1, तो ये बन जाएगा जी बाई 2 साइन थीटा, जिसे आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को 0.5 जी साइन थीटा, लिख सकते हैं अपन कितना 0.5 जी साइन थीटा। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मेरे बच्चों, मैं आपको यहां बताता हूं, आपको बहुत मजा आएगा वो चीज देख के। आपसे पूछा गया है कि किसका टाइम ज्यादा होगा कम होगा, ये पूछा गया, तो आप देखो यार, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा, अगर मैं मान लो ये डिस्प्लेसमेंट बेटा मेरी एस है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो अगर आप टेक्निकली देखो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी 2s बाय ए अंडर रूट, तो आप वैसे भी सोच के देखो, कॉमन सेंस भी कहती है जो ज्यादा एक्सेलरेट करेगा वो जल्दी पहुंचेगा, तो उसका टाइम जो होगा वो कम होगा। तो मुझे दिख रहा है कि भैया मेरा जो सॉलिड सिलेंडर है उसका जो टाइम है वो कम होगा क्योंकि एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो सॉलिड सिलेंडर का टाइम लेस देन होगा किससे, हॉलो सिलेंडर से, तो टाइम इज लेस देन हॉलो, तो बी बॉम्बे मेरा जो रहेगा वो सही जवाब रहेगा। ठीक है, वैसे भी अगर आपको मैं बताऊं, अगर सबको कंपेयर किया जाए हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन आपकी सॉलिड स्फीयर की आती है, वो भी एक रूल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपको यार ये कह रहा है कि एक हमारा मास है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो मेरे बच्चों ये देखो हमारा कोई एक मास है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और पूछ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम विद ओरिजिन इज जीरो, तो मुझे लगता है आप बात समझ गए यार, तो अगर हमारा ओरिजिन के अबाउट, इस ओरिजिन के अबाउट हमारा एंगुलर मोमेंटम जीरो है, तो मतलब वो इसी के अलोंग ही चल रहा होगा, तो अगर वो पैरेलल चल रहा है एक्स एक्सिस के, मतलब एक्सिस के अलोंग ही चल रहा होगा, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो उसी पॉइंट से पास हो रहा होगा, तो तभी हमारा एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो जीरो होगा, तो द पार्टिकल इज एट एक्स एक्सिस। तो बड़ा एक सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन था, आई गेस मैक्सिमम बच्चों ने समझ ली होगी सिचुएशन, आप इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है, अगर आप योजो, थोड़ा बहुत बच्चे खेलते भी हैं इससे, योजो हनी सिंह के साथ है ना, योजो हनी सिंह है, योजो इज प्लेस्ड इन अ सफिशिएंटली लॉन्ग हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन फिगर, इट इज पुल्ड बाय अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, तो हो क्या रहा है, आपके पास ये एक स्ट्रक्चर है और आप इसे एफ फोर्स लगा के खींच रहे हो, और अगर आप एफ फोर्स लगा के खींच रहे हो तो डेफिनेटली मेरे बच्चों फ्रिक्शन हमारी लेग से लग रही है पीछे को, एम जी नॉर्मल से आपका कट जाएगा, और बाकी अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिखें तो लेट्स से इसकी फॉरवर्ड एक्सेलरेशन ए होगी, और इसकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी मेरे बच्चों लेट्स से वो अल्फा होगी, तो अगर आप प्योर रोलिंग की कंडीशन को मेंटेन्ड रखें, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कलर्स हैं इतने अच्छे विजिबल नहीं है, तो अपन थोड़े से चेंज कर लेते हैं, तो लेट्स से इसकी फॉरवर्ड एक्सेलरेशन अगर ए है, और इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है लेट्स से अगर वो अल्फा है, वो अगर मेरे बच्चों हमारा क्या है वो अल्फा है, तो हमारा इक्वेशंस बेटा याद रखिए, जब भी मूविंग एक्सिस रोटेशन होती है ना, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट आगे भी चले और ट्रांसलेट भी करे वो बेसिकली आपका, तो एक फोर्स हम लगाते हैं एफ इक्वल टू एम ए वाली, है ना, और ये फोर्स होती है वही एफ जो होता है वो नेट फोर्स होती है, तो कैपिटल एफ माइनस एफ, पहली इक्वेशन आपकी लगेगी एम ए के बराबर, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। सेकंड इक्वेशन याद रखिए, इसके अंदर लगती है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, तो जिसमें जो टॉर्क लिखते हैं हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखते हैं, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आप टॉर्क देखोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा रेडियस है, तो फ्रिक्शन की टॉर्क आएगी, बाकी एमजी और नॉर्मल तो कट ही जाएंगे, तो अगर आप यहाँ पे टॉर्क की इक्वेशन निकालेंगे, तो आप यहाँ पे टॉर्क की इक्वेशन अगर लिखेंगे तो देखो प्रॉपर, हाँ देखो फ्रिक्शन की टॉर्क जो आएगी, अगर आप यहां से देखोगे फ्रिक्शन की टॉर्क अगर आएगी सेंटर ऑफ मास से, तो अगर ये कैपिटल आर अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, तो अगर आप देखोगे, वैसे अगर लिखना चाहो तो पूरी लिख भी सकते हो, वैसे उसकी जरूरत नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो एफ इंटू कैपिटल आर माइनस बेटा ये जो कैपिटल एफ की जो टॉर्क है ये ऑपोजिट है, तो ये अगर हमारा डिस्टेंस हमारा अगर स्मॉल आर है ये वाला, तो कैपिटल ये स्मॉल आर इंटू एफ उसकी एंटी क्लॉकवाइज है, तो स्मॉल आर इंटू कैपिटल एफ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है, ये मेरी आ जाएगी सेकंड इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन मेरे बच्चों आती है इक्वल टू आर अल्फा। बेसिकली हमारे तीन वेरिएबल्स होते हैं बेटा, एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन और अल्फा, तो तीन इक्वेशंस, वैसे आप रूल याद रखिए, आपको यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं निकालनी, बट स्टिल आपको बस कॉमन सेंस बतानी चाहिए कि तीन इक्वेशंस होती हैं, एफ इक्वल टू एम ए वाली, एक होती है टाउ इक्वल टू आई अल्फा, तीसरी इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है, तो चलो आप एग्जैक्ट भी निकाल लेंगे, बट आपसे यहाँ पे सिर्फ टेक्निकली पूछ रहे थे फ्रिक्शन फोर्स एक्स टुवर्ड्स लेफ्ट, तो फ्रिक्शन कह रहा है कि लेफ्ट की तरफ लगेगी,
तो ये राइट है, ये लेफ्ट है। बेटा बिल्कुल ये लॉजिकल है, फ्रिक्शन लेफ्ट ही होगी, तभी हमारा ये अल्फा ऐसा जनरेट हो सकता है, तभी हमारा अल्फा ऐसा आएगा। और ए फॉरवर्ड है, तो तभी हमारा ये ए इक्वल टू आर अल्फा लोएस्ट पॉइंट हमारा रेस्ट पे जो होता है वो इक्वेशन मेंटेन रहेगी। अगर आपने फ्रिक्शन मान लो फॉरवर्ड लगा दी, तो कैपिटल एफ भी फॉरवर्ड, फ्रिक्शन भी फॉरवर्ड, फिर तो बेटा अल्फा ऐसे आ जाएगा। आप जरा सोच के देखो, अगर मैं फ्रिक्शन को फॉरवर्ड ही ले लूं, तो बेटा फिर तो अल्फा ऐसे आ गया, तो ए भी फॉरवर्ड। तो अब आप टेक्निकली देखो कि ये जो ए है ये आगे जा रहा है, और ये अल्फा अगर ऐसा है तो लोएस्ट पॉइंट पे आर अल्फा भी आगे जाएगा, तो लोएस्ट पॉइंट पर रेस्ट पे कैसे आएगा, तो वो सेंस ही नहीं बनेगी आपकी। तो इसलिए हमारा फ्रिक्शन जो है वो लेफ्ट की तरफ होगा। तो आई गेस हाँ ये बात सही है। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हो ये गलत हो गया आपका, ये कैंसिल है। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एफ, ये बिल्कुल गलत है। ये फॉर्मूला देखिए एफ माइनस एफ इक्वल टू एम ए, और इनफैक्ट अगर आप फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे निकालो तो यार ये कैपिटल एफ माइनस एम ए, तो जो फ्रिक्शन होगी वो हमारी कैपिटल एफ से कम होगी, वो कैपिटल एफ से कम होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज मोर देन एफ, ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज माय एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये यार बिल्कुल प्योर हार्डकोर एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन का सवाल है। आपके सामने यार दो डिस्क हैं, दो डिस्क हैं। एक डिस्क अगर हम ले लें I1 ओमेगा 1 से रोटेट हो रही है, और इसके साथ एक और डिस्क ले लो वो I2 और ओमेगा 2 से रोटेट हो रही है। और बेटा जब आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, मतलब ये पहली डिस्क है, इसके ऊपर आपने अगर एक दूसरी डिस्क लगा दी, और फाइनल ओमेगा इनका अगर आप लोगे, तो लेट्स सी भाई दैट इज माय ओमेगा डैश। तो सिंपल सा रूल याद रखिए, ये ओमेगा 2 से घूम रही है, ये ओमेगा 1 से घूम रही है। सिंपल सा रूल याद रखिए, बहुत प्यारा रूल है। वो एक ही बात बोलता है कि सर I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। अगर आप देखें इसका एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1, इसका एंगुलर मोमेंटम I2 ओमेगा 2। और फाइनली अगर आप यहाँ पे देखो, इनके पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा I1 प्लस I2, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 एंड इनटू ओमेगा डैश, इनटू ओमेगा डैश। तो सिंपल सा रूल याद रखिए, इसका एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1, इसका I2 ओमेगा 2, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। अगर आपने दोनों डिस्क को ज्वाइन कर दिया, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश मुझे मिल जाएगी, दैट इज I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन मेरे बच्चों I1 प्लस I2। तो आपको इस क्वेश्चन में यहां पे ये मेंशन है कि हमारा I1 3 है, हमारा I2 जो है वो हमारा 1 है, और दोनों सेम ओमेगा डायरेक्शन में रोटेट आर रोटेटिंग विद ओमेगा 1 और ओमेगा 2 भी गिवन है इन सेम डायरेक्शन। तो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम आप ऐड करोगे I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। मान लो यहाँ पे ये लिखा होता कि दूसरा डिस्क ऑपोजिट में घूम रहा है, तो I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2, है ना, ये हमारा नेट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मिलता है, और उसके बाद फिर माइनस के साथ आप अपना ओमेगा डैश निकालते हैं। खैर आप यहाँ पे ओमेगा डैश मेरे बच्चों सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आपसे ये पूछ रहे थे बॉट इन कंटेक्ट द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो कितना एनर्जी का लॉस हुआ। तो बेटा देखो डेल्टा के लॉस अगर आपको निकालना है, तो बहुत सिंपल सी बात है, पहले एनर्जी सिस्टम के पास कितनी थी, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। तो सिस्टम के पास इंडिविजुअली अगर आप देखोगे, इसकी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, इसकी भी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, मैंने यहाँ लिख दी। इसमें से फाइनल जो सिस्टम के पास एनर्जी होगी, दैट इज हाफ ऑफ I1 प्लस I2 इनटू जो नया ओमेगा हमने निकाला है उसका स्क्वायर मेरे बच्चों। तो फाइनल अगर आप देखोगे I1 और I2 अगर आप ऐड करो, तो हाफ I1 प्लस I2 नेट I निकल के आएगा इनटू नेट ओमेगा का स्क्वायर। तो नेट ओमेगा का स्क्वायर इज ओमेगा डैश, जिसकी वैल्यू आप यहां से निकाल चुके हो। तो ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लॉस हुआ है। जब आप उन दोनों को चिपकाओगे, तो इनके बीच की जो फ्रिक्शनल फोर्सेज है वो एक्टिवेट होंगी, तो फाइनल एनर्जी कम होगी। तो मैग्नीट्यूड लॉस निकालने के लिए मैं इनिशियल माइनस फाइनल कर रहा हूं। ये आप करके देखिए, सारी कैलकुलेशंस है। ये इनिशियल हाफ I1 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर करके कैलकुलेशंस करके ये 24 आ जाएगा, और फाइनल जो निकल के आएगी वो आएगी हाफ I1 प्लस I2 इनटू ओमेगा फाइनल स्क्वायर। तो ये ओमेगा फाइनल आपका निकल के आया था यहाँ पे 3, 12/4, ये 3 आ गया था। तो ये फाइनली हाफ फाइनल I इनटू में ये 18 आ जाएगा। तो लॉस अगर आप निकालोगे, सॉल्व करके आप देखिए कैलकुलेशंस करके 6 जूल्स आपका फाइनल आंसर मेरे बच्चों निकल आएगा। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सवाल है, कैलकुलेटिव है, बाकी कुछ भी नहीं है। सवाल आपके सामने है अगला, अपने को कह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है जी, इट टेक्स T1 टाइम टू स्लाइड डाउन अ स्मूथ प्लेन ऑफ हाइट h। तो देखो यार, आपका एक सॉलिड स्फीयर है और एक स्मूथ प्लेन है, एक स्मूथ प्लेन है, एंगल इसका ले लीजिए थीटा, और इस स्मूथ प्लेन पे ये सॉलिड स्फीयर जो है ये नीचे स्लाइड कर रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी वो जी sin थीटा के बराबर होगी। अगर हम स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे हैं तो नॉर्मल स्लिपिंग होगी, मतलब ये रोटेट नहीं करेगा, और एक्सेलरेशन जो निकल के आती है जी sin थीटा के बराबर आती है। तो इस केस में जो टाइम लगा वो T1 लगा। तो मान लीजिए अगर ये डिस्प्लेसमेंट मेरी एस है, ये डिस्प्लेसमेंट मेरी एस है,
तो एस की वैल्यू किसके बराबर है? एस की वैल्यू किसके बराबर है? हाफ ए वन इंटू टी वन स्क्वायर, हाफ ए वन इंटू टी वन स्क्वायर, ये इसके बराबर है। ठीक है मेरे बच्चों, एक्सेलरेशन ए वन जी sin थीटा और टाइम जो लगा उसे नीचे आने में वो टी वन लगा। इसके बाद वो मुझे ये कहता है कि मान लीजिए हमारे पास एक और इंक्लाइंड प्लेन है, रफ इंक्लाइंड प्लेन है और उस पर वो रोल कर रहा है। तो अगर मैं एक और इंक्लाइंड प्लेन मेरे बच्चों यहाँ पे विजुअलाइज करूं जो कि रफ है, जो कि मेरे बच्चों क्या है, जो कि हमारा रफ है, और इस रफ इंक्लाइंड प्लेन पे अगर ये हमारा नीचे की तरफ स्लाइड करे, ये नीचे की तरफ स्लाइड करे और लेट्स से उसकी एक्सेलरेशन अगर a2 है, तो मेरे बच्चों यहाँ पे a2 की वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है g sin थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। तो आई बाई एम आर स्क्वायर अगर आप निकाल लो, और आई हमारा कितना है? सॉलिड सिलेंडर, तो आई की वैल्यू निकल के आएगी एम आर स्क्वायर बाई टू। तो अगर आप यहाँ पे ये पुट करें, ये इसके साथ कट गया, 1 प्लस 1 बाय 2, ये अगर आप करो तो ये सॉल्व करो, ये आ जाएगा 2/3 जी साइन थीटा, 2/3 जी साइन थीटा। और अगर ये सेम डिस्प्लेसमेंट हमारी लेट से एस है और टाइम हमारा t2 है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा s, दैट इज इक्वल टू हाफ a2 इंटू t2 स्क्वायर, है ना मेरे बच्चों? बात आप समझ रहे हो? s इज इक्वल टू ut, अगर रेस्ट से छोड़े मैंने, हाफ a2 इंटू t2 स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ का डिस्प्लेसमेंट है, सेम इंक्लाइंड प्लेन है ना, ऑफ सेम हाइट है, तो हाइट सेम है, तो मतलब ये, आप मेरी बात को समझ रहे हो, टाइम भी आपका सेम ही निकल के आएगा, ये जो एस भी है ये भी सेम ही निकल के आएगा। अगर सेम इंक्लाइंड प्लेन का सेम एंगल है, सेम इंक्लिनेशन है, सेम हाइट है, ये हाइट सेम है, थीटा सेम है मेरे बच्चों, तो समझिए ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी जो होगा हमारा वो भी सेम ही होगा। तो मुद्दे की बात, एस हमारा हाफ ए वन टी वन स्क्वायर भी है और एस हमारा हाफ ए टू टी टू स्क्वायर भी है। तो बस थोड़ा सिंप्लीफाई करना है मेरे बच्चों, आपके सामने ये लिखा है, a2 की वैल्यू है 2/3 जी साइन थीटा, 2/3 जी साइन थीटा इंटू t2 स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाई 2 इंटू t1 स्क्वायर। तो मैं सिंपली अगर और कुछ ना करूं, यहाँ पे g से g कट कर दूं, 2 से 2 कट कर दूं, साइन थीटा कट कर दूं, तो हमारे सामने रेशियो पूछेगी t2 is to t1। तो t2 is to t1 की रेशियो अगर आप निकाल लो, t1 स्क्वायर अगर मैं नीचे ले आऊं, तो अगर आप ये निकाल लो, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया बेटा, ये थोड़ी कट रहे हैं। हाँ, तो अगर ये मैं यहाँ पे निकाल लूं, t1 is to t2, t2 is to t1 की रेशियो अगर मैं निकाल लूं, तो इसको उधर ले जाते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, तो ये आपके सामने क्लियर कट निकल के आ रहा है √3:4, यानी कि √3/2। तो √3/2 अगर आप निकालोगे, है ना, √3:2, तो डी ऑप्शन मेरे ख्याल से आपका सही आंसर जो है मेरे बच्चों बन जाएगा। ओ गेस, थोड़ा सा विनय सर ने शायद कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है मेरे बच्चों, अपन एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है, तो 2/3 ऊपर आ जाएगा, 2/3 जी साइन थीटा आ जाएगा, और कैलकुलेशन बस देख लो, 2/3 जी साइन थीटा, और a1 जो है बेटा, सॉरी ये मैंने क्यों लिख दिया, ये 2 क्यों लिख दिया मैंने, आई एम वेरी वेरी सॉरी गाइस, a1 की वैल्यू जी साइन थीटा है, इट इज रॉन्ग। ये थोड़ी सी विनय सर ने, ये पता नहीं कहां से नशों में, विनय सर भी थोड़े नशे में रहते हैं बेटा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। तो ये अगर आप यहाँ पे सिंपली सॉल्व करें, तो ये 3:2 आ जाएगी, 3:2 आ जाएगी, तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, तो √3:2, तो यस डेफिनेटली ये हमारा सही जवाब है। कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, वेरी इजी पीजी लेवल्स पे भी। नेक्स्ट चलते हैं। सवाल है हमारे सामने, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इट इज अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r। तो जरा ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, इसका मास m है, रेडियस इसका r है, और इसके सेंटर पे हमने एक फोर्स लगाई है F। तो इसके सेंटर पे हमने एक फोर्स लगाई है F, एंड रोल्स विदाउट स्लिपिंग है, बिना स्लिपिंग के रोल वो कर रहे हैं, और आपसे पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर। तो बेटा बिल्कुल सही बात है, देखिए यार वही वाली बात, फ्रिक्शन सर हम पीछे ले लेते हैं, और डेफिनेटली इस जर्नी में अगर ये हमारा आगे जा रहा है तो एक्सेलरेशन a ले लेते हैं, और डेफिनेटली इसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगी, उसे हम अल्फा ले लेते हैं। तो बेटा याद रखिए, मेरे यहाँ पे 3 वेरिएबल्स होते हैं, कौन कौन? एक लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन। तो 3 वेरिएबल्स के लिए आपको हमेशा 3 इक्वेशन चाहिए होती है, तो इसके लिए बेटा स्टैंडर्ड सेट रूल है, याद रखिए, जब भी आपके सामने मूविंग एक्सिस रोटेशन का, रोलिंग का क्वेश्चन आए, पहली इक्वेशन आपको मिलती है F इक्वल टू ma से, जिसमें F आप लोगे नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कितनी है? कैपिटल F माइनस F, तो कैपिटल F माइनस F आप पुट कर दोगे ma के बराबर। सेकंड इक्वेशन मेरे बच्चों जो आप लोगे, वो लोगे टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा वाली, जिसमें आपको टॉर्क लेनी है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और आई भी आप कहां लोगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो मैं अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर टॉर्क की इक्वेशन लिखूं, तो बड़ी ही प्यारी इक्वेशन आपके सामने बनेगी कि सर ये हमारा रेडियस आर है, तो mg और n की टॉर्क तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0 है, सिर्फ फ्रिक्शन की टॉर्क आएगी, और फ्रिक्शन की भी टॉर्क अगर आप निकाल लो, तो वो आएगी कितनी? कैपिटल आर इंटू एफ।
तो अगर मैं फ्रिक्शन की टॉर्क निकालूं, कैपिटल आर इंटू एफ दैट इज इक्वल टू आई, और ये कौन है हमारा सॉलिड सिलेंडर, तो आई की वैल्यू सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकल के आएगी एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा अगर मैं करूं, तो ये हमारे सामने निकल के आता है, सॉरी ये आर, यहाँ पे हम आर को कैपिटल आर ही पुट कर देते हैं, बेटर है ना, कैपिटल आर स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी भी बेटा बुद्धि लगाए, ये इसके साथ कट गया, तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकल के आ रही है हमारी एम ए बाई टू। क्यों एम ए बाई टू में लिख रहा हूं, क्योंकि तीसरी इक्वेशन हमारी प्योर रोलिंग वाली ए इक्वल टू आर अल्फा, तो यहां पे हमारा जो आर और अल्फा बचेगा उसे मैंने ए लिख दिया, तो एम ए बाई टू आ गया। तो बेसिकली तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन, अब आपसे जो पूछा गया आप जल्दी निकाल लो। आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मैं एक काम बेटा जल्दी जल्दी कर देता हूं, यहां पे इस एफ की वैल्यू को ऊपर पुट कर देता हूं, तो कैपिटल एफ माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू एम ए बाई टू आ रही है, एम ए बाई टू इज इक्वल टू एम ए, तो ये अगर आप बेटा उठा के इधर ले आओ, तो कैपिटल एफ इज इक्वल टू उधर आके ऐड कर लो 3 एम ए बाई टू, तो ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2f बाय 3m। तो बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा 2f बाय 3m, दैट इज माय बी बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक है, तो रूल्स याद रखें, सिंपल होते हैं आपके। आइए अगले हमारा जो सवाल आपके सामने करते हैं बेटा, हमें कह रहे स्टार रोटेट हुआ, एक कोई बेटा हमारा प्लेनेट मान लीजिए, है ना, तो वो अपनी मास m है, रेडियस r है, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी कुछ होगी, लेट्स से ओमेगा नॉट, कुछ होगी उसकी ओमेगा नॉट। तो क्या हुआ, सडनली कोलैप्स हुआ और ये रेडियस जो है इसका वो श्रिंक हो गया, बेसिकली वो आधा हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी बेटा बच्चों आपके सामने आते हैं, तो आप याद रखिए कि यहाँ पे देखो मास हमारा कंडेंस हुआ है, मतलब रेडियस बेसिकली उसका आधा हो गया, रेडियस r बाय 2 हो गया। तो आपसे पूछा जाता है नया ओमेगा डैश कितना होगा, ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के अंदर एक सिंपल सा रूल मेरे बच्चों याद रखना है, आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। तो धड़ाक करके बस फटाफट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करिए और अपना काम निपटाइए। तो मैं अगर यहाँ पे आपके सामने एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू लिखूं कि सर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अगर आप याद रखो, इट इज आई इज इक्वल टू 2/5 m इंटू आर स्क्वायर। तो मास तो हमारा वही रहा, तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा आई है ना, अब उस केस में आर आर हमारा बाई 2 हो गया, समझ रहे हो ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो आर अगर हमारा हाफ हो गया तो डेफिनेटली 1/4 हमारा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है जी, तो वो हमारा आई बाई 4 आ जाएगा। तो बाकी एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आप सब जानते ही है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो इसका आई है इंटू ओमेगा नॉट, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो, नया आई हमारा आई बाई 4 हो गया, नया ओमेगा हमारा ओमेगा डैश हो गया। तो मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि जो नया ओमेगा डैश होगा वो 4 टाइम्स होगा मेरे इनिशियल ओमेगा के, है ना, तो इट इज 4 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू, बी बॉम्बे इज माई एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर मेरे बच्चा। ठीक है, डन है। अगला सवाल हमारा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, ये सवाल बिल्कुल ही स्टैंडर्ड है। आपने अगर थोड़ा बहुत भी एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन अगर कभी कहीं किया है, तो सबसे ज्यादा रिपीटेटिव इतिहास के पन्नों में अगर कोई सवाल है तो वो यही सवाल है। आपने एक बॉल को u वेलोसिटी एट एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल थ्रो किया, तो मैं आपके सामने यहाँ पे एक सिस्टम बना लेता हूं बेटा। यहाँ पे हमने एक बॉल को वेलोसिटी u के साथ एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल थ्रो किया, और ये बॉल डेफिनेटली आपकी जाती है और ऐसे करके नीचे गिर जाती है। और जब ये बॉल अपने चरम सीमा पे होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे होती है, तो उस वक्त वेलोसिटी उसके पास हॉरिजॉन्टल होती है, दैट इज u cos 60 डिग्री, u cos थीटा व्हिच इज u by 2, व्हिच इज मैंने सर u by 2। तो आपसे पूछा गया जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट के अबाउट, ये जो प्रोजेक्शन वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मेरे बच्चों वही r परपेंडिकुलर इनटू लीनियर मोमेंटम। तो अगर आप देखोगे उसका जो लीनियर मोमेंटम है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम है, हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारी ये वाली हाइट है। तो दिस इज माई आर परपेंडिकुलर, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये मास m में, उसी डायरेक्शन में मेरा लीनियर मोमेंटम है। तो आर परपेंडिकुलर इज माई मैक्सिमम हाइट। तो अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम हाइट की वैल्यू पुट करें, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये मेरा आर परपेंडिकुलर आ जाएगा। और लीनियर मोमेंटम मेरे बच्चों होगा हमारा कितना, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी मेरी जो है वो u by 2 है, वेलोसिटी जो है मेरे बच्चों वो हमारा u by 2 है। तो सिंपली अगर आप इसको सिंपलीफाई कर लो, आगे सिंपल कैलकुलेशन है, आपका फाइनल आंसर जो है मेरे बच्चों वो आपका निकल आएगा। ठीक है, आगे सिंपल कैलकुलेशन आपकी, नो बिग डील एट ऑल। ठीक है जी, तो मैक्सिमम हाइट मेरा आर परपेंडिकुलर है, उससे आपका आंसर निकल आएगा। सवाल बड़ा प्यारा है ये भी आपका, आपके सामने अगेन मूविंग एक्सीलरेशन का मेरे बच्चों सवाल है। हम यहाँ पे सॉलिड सफियर है जिसका मास m है, रेडियस r है, उसको सेंटर से फोर्स लगा रहे हैं, और सफिशिएंटली हाई है कि हम फ्रिक्शन इतनी ज्यादा है कि प्योर रोलिंग हम मेंटेन कर रहे हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, आपसे कुछ कुछ पूछा गया है।
तो इस बार मेरे बच्चों ये आपके सामने सॉलिड स्फीयर है, ये कोई आम ऑब्जेक्ट नहीं है, सॉलिड स्फीयर है। तो आपको रूल याद होना चाहिए सर, फ्रिक्शन जो है हम मानते हैं लेट्स से पीछे को लग रही है, और डेफिनेटली सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रिक्शन का कैपिटल आर है, और इस जर्नी के दौरान इसके पास एक फॉरवर्ड एक्सेलरेशन होगी दैट इज ए, और हाँ इसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगी मेरे बच्चों दैट इज अल्फा। ठीक है जी। तो इसके रूल्स मेरे बच्चों याद रखिए, हमारे तीन वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है ए, एक होता है अल्फा, एक होता है फ्रिक्शन। तीन वेरिएबल्स के लिए तीन इक्वेशन चाहिए। पहली इक्वेशन मेरे बच्चों सेट रूल है, एफ इक्वल टू एम ए लिखना है, जिसमें एफ आप लोगे मेरे बच्चों नेट फोर्स। तो एफ फॉरवर्ड, स्मॉल एफ पीछे, तो कैपिटल एफ माइनस एफ मेरे बच्चों पहली इक्वेशन आ जाएगी मेरी एम ए की, है ना। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी एफ इक्वल टू एम ए की। सेकंड इक्वेशन मेरे बच्चों याद रखिए आपको लिखनी होती है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, और ये इक्वेशन मेरे बच्चों आपको लिखनी होती है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ये इक्वेशन लिखनी होती है मैंने सर किसके, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। यस सर। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये इक्वेशन लिखूं, क्योंकि देखो एमजी और नॉर्मल हमारा इनका टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो होगा मेरे बच्चों वो जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ जो टॉर्क आएगी वो आएगी हमारी फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन की टॉर्क अगर आप निकालें, फ्रिक्शन की टॉर्क अगर आप निकालें तो वो आएगी हमारी आर इंटू एफ। तो फ्रिक्शन की टॉर्क अगर बेटा निकाली जाए तो दैट इज कैपिटल आर इंटू एफ दैट इज इक्वल टू आई अल्फा, आई की वैल्यू 2/5 एम आर स्क्वायर सेंटर ऑफ मास के अबाउट इंटू अल्फा, और अल्फा को बेटा ए बाय आर पुट कर दो, क्योंकि तीसरी इक्वेशन यही होती है इक्वल टू आर अल्फा, जो कि प्योर रोलिंग की कंडीशन मेरे बच्चों आपकी रहती है। तो मैं अगर सिंपली इस इक्वेशन को बेटा थोड़ी सी बुद्धि लगाऊं, ये आर से आर आपका कट गया, ये यहां से कट गया, तो फ्रिक्शन की वैल्यू सॉल्व करके निकल के आएगी 2/5 एम। कितनी आ जाएगी, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन मेरी इक्वल टू आर अल्फा है। तो आपसे पूछा गया है, आपसे गैस एक्सेलरेशन पूछी गई है, इसको मैं उठा के अगर पुट कर दूं तो देखो आपके सामने कैपिटल एफ माइनस फ्रिक्शन विच इज 2/5 एम ए, 2/5 एम ए इज इक्वल टू एम ए, है ना। तो 2/5 एम ए इक्वल टू एम ए, तो इसको अगर आप उधर ले जाओ तो दिस कम्स आउट टू बी 7/5 एम ए, और यहां से अगर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो 5f/7m, 5f/7m, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 5f/7m। ए ऑप्शन मेरा सही जवाब। बाकी ऑप्शन आप देख लेना, बाकी आपके ऑप्शंस मैच नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी अगर आप निकाल लेंगे सॉल्व करके, आप देख लेना फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी 2/5 एम ए निकल के आ रही है, तो आप यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल ही चुके हो। तो फ्रिक्शन को भी अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो मैं आपके लिए यहाँ लिख ही देता हूँ, वो भी आप लोग सॉल्व कर ही सकते हो। तो 2/5 m इंटू ए, और ए की वैल्यू 5f/7m, तो m से m आपका कट गया, 5 से 5 कट गया, तो फ्रिक्शन बेटा सॉल्व करके निकल के आ रही है 2f/7, ठीक है। और पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब पीछे लग रही है, तो ये f/3 कह रहा है, तो ये भी गलत है आपका। तो फ्रिक्शन जो है हमारी फॉरवर्ड कह रहा है, ये भी गलत है। एक्सेलरेशन तो चलो हमने निकाल ही लिया, ऊपर वाला सही है, ठीक है। तो आपका आंसर मेरे बच्चों ये निकल आएगा, करेक्ट। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को कह रहा है रिंग है, प्योर रोल कर रही है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बेटा इसका तो वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका, अगर एक इंक्लाइंड प्लेन से नीचे गिर रहे हैं और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो एक्सेलरेशन और प्योर रोल कर रहा है और घूम भी रहा है बेसिकली, है ना, अपने सेंटर के अबाउट, तो उसका a इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस i बाय mr स्क्वायर। तो अगर आप सिंपली यहाँ पे रिंग की बात हो रही है, तो i की वैल्यू पुट करेंगे आप सिंपली mr स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास का अबाउट जो होता है, तो mr स्क्वायर बाय mr स्क्वायर 1 बन गया। तो दिस ऑन रिंग कम्स आउट टू बी g by 2 into sin थीटा। तो g by 2, 1 प्लस 1 आपका है ना, 1 प्लस 1 आपका वो बन जाएगा, तो g by 2 into sin थीटा। तो अगर आप ये याद रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी आपके निकल आएंगे। तो ये फॉर्मूला बेस डायरेक्ट है, आपको वो फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, जी sin थीटा अपॉन 1 प्लस i बाय mr स्क्वायर। चलिए मेरे बच्चों, इसी के साथ आज का जो सेशन है कंप्लीट होता है। इसी तरह इस सीरीज को पूरा फॉलो करिए, एक्लेवेट टेस्ट सीरीज को देते रहें और अपने स्कोर को आगे बूस्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। हैव अ गुड टाइम एट होम बच्चों, थैंक यू सो मच।